का स्वागत है हमारे YouTube चैनल RS स्टडी वर्ल्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे एनसीईआरटी की क्लास 8 की जियोग्राफी की बुक है। तो इसमें बीपीएससी द्वारा पूछे जाते हैं प्रश्न टीआर एग्ज़ाम में। पहला अध्याय हम पढ़ेंगे इसमें संसाधन। दूसरा अध्याय पढ़ेंगे हम भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। तीसरा अध्याय हम पढ़ेंगे खनिज और शक्ति संसाधन। चौथा अध्याय हम पढ़ेंगे कृषि। पांचवा अध्याय हम पढ़ेंगे उद्योग के बारे में। और छठवां अध्याय, अंतिम अध्याय, जो हम मानव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय हमारा इसमें है संसाधन। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से कि जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियाँ और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है, उनमें सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरणार्थ, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अब कुछ संसाधन समय के साथ जो है आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खे का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे एक पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ है। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। अब बात करते हैं संसाधनों के प्रकार के। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया। प्राकृतिक संसाधन देखते हैं कौन से होते हैं। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे वायु जिसे हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल जो है, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि कुछ परिस्थितियों में जो प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। विभिन्न समूहों में प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण उनके विकास एवं प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार एवं वितरण के अनुसार किया जाता है। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। पहला वास्तविक संसाधन, दूसरा संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन जो संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है। जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिम एशिया में खनिज तेल और महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप सभी क्या हैं, वास्तविक संसाधन हैं। अब देखते हैं कि संभाव्य संसाधन क्या हैं। तो संभाव्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है और इस समय इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। इस समय जो हमारा प्रौद्योगिकी का जो स्तर है वह संभाव्यतः इन संसाधनों का आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति वाली जो पवनें हैं एक संभाव्य संसाधन थी, किंतु आज वे वास्तविक संसाधन हैं। जैसे कि नीदरलैंड के पवन फार्म में पवन चक्की जो है उसके प्रयोग से उत्पन्न ऊर्जा की जाती है। इस प्रकार पवन फार्म तमिलनाडु के नागरकोइल तथा गुजरात के तट पर देखे जा सकते हैं।
उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को अजैव जैव संसाधनों में बांटा जा सकता है। जैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जबकि जो जैव संसाधन होते हैं वो सजीव होती हैं। मृदा, चट्टानें और खनिज अजैव संसाधन हैं, परंतु पौधे और जंतु जो हैं जैव संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। अब बात करते हैं नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं जो शीघ्रता से क्या होते हैं, नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और पवन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को क्या कर सकता है कि प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से बड़े भाग बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। अब बात करते हैं अनवीकरणीय संसाधन कौन होते हैं। जो वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम है हमारा, ये क्या है कि लाखों करोड़ों वर्ष जीवाश्म के द्वारा बने हुए होते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। संसाधनों के वितरण के आधार पर वे सर्वव्यापक अथवा स्थानिक हो सकते हैं। जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, वो क्या है, सर्वव्यापक है। लेकिन वे संसाधन जो कुछ अनिश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, स्थानिक कहलाते हैं। जैसे तांबा, लौह अयस्क। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण जो है भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर क्या करता है कि निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण क्या है, समान है। अब मानव निर्मित संसाधन कौन से देखते हैं। कभी कभी जो प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। अब देखते हैं कि मानव संसाधन कौन से हैं। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास एक ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों की कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। अब देखते हैं कि संसाधन संरक्षण क्या है। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणी विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे देखते हैं, कहा गया है कि अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि जो हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का जो भविष्य पेड़ पौधों पर और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है।
पहला हमारा कर्तव्य है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है। दूसरा है कि पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। तीसरा है कि प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। तो दोस्तों, जो पहला चैप्टर है हमारा कुछ इस प्रकार समाप्त हो गया है। अब देखते हैं कि जो दूसरा चैप्टर है हमारा, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। तो इसमें कहा गया है कि तंजानिया, जो अफ्रीका के एक छोटे गांव में, मांबा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल कर में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। मामा के पिता कठिन परिश्रम के बाद कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं, फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। पीटर न्यूजीलैंड के एक भेड़ पालन प्रदेश में मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहाँ उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब वह स्कूल से लौटता है तो पीटर अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनकी उनका जो भेड़ों का बाड़ा जो है, कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। यहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंधन किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। मांबा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। अब देखते हैं कि दाएं साइड एक फैक्ट दिया गया है कि क्या आप जानते हैं कि विश्व की जो 90% जनसंख्या है, भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या तो निर्जन जनसंख्या है। अब देख पढ़ते हैं भूमि के बारे में। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग जो है आवास योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वत के तीव्र ढाल, जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र और सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। अब देखते हैं कि हम भूमि का उपयोग कैसे करते हैं। कि भूमि का उपयोग जो है विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि भूमि का उपयोग जो है भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता के आधार पर। मानवीय कारक जैसे कि जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। आगे कहा गया है कि निजी भूमि और सामुदायिक भूमि के आधार पर भूमि को बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि जो है समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधि बूटियों को एकत्रित करना। इन सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। जनसंख्या और उसकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थानों के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में
व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। अब देखते हैं भूमि संसाधन का संरक्षण किस प्रकार करते हैं कि बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वनारोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि के संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। अब देखेंगे कि हम इसमें भूस्खलन किस प्रकार होता है। भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचालन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवास में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है। आगे हम देखते हैं कि मृदा यानी मिट्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों को जो आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो हम देख सकते हैं कि जो मृदा के इसमें 4 पार्ट हैं। पहला जो पार्ट है इसमें ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा है। दूसरा जो पार्ट है कि जो बालू, गाद और क्ले के साथ उप मृदा है। तीसरा पार्ट है अपक्षय चट्टानी पदार्थ है। चौथा पार्ट हमारी जनक चट्टानें हैं। इसमें दाएं साइड एक फैक्ट दिया गया कि केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। अब हम देखेंगे कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो जनक शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करते हैं। उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। अब बात करते हैं कि मृदा निर्माण के कारक कौन से हैं। तो मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप और जलवायविकी कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय क्या हैं। मृदा अपरदन और क्षीणता जो है मृदा संसाधन के लिए 2 मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां जो नीचे दी गई हैं। पहली विधि है कि मल्च बनाना। अब मल्च बनाना क्या है, जो पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता क्या होती है, रुकी रहती है। आप जैसे देख सकते हैं
कि ये वेदिका फार्म है, ये थोड़ा ढाल पर बनाई गई है। इसमें क्या होता है, जब बारिश होती है तो पानी रुकता भी नहीं है, और इसमें क्या होता है, पानी अच्छी मात्रा में इनको मिल भी जाता है। देखते हैं वेदिका फार्म क्या है कि ये तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम हो सकता है। समोच्च रेखी जुताई, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं समोच्चरे रेखी जुताई है ये, इस प्रकार कुछ। अब देखते हैं कि रक्षक मेखला क्या है, जो कुछ इस प्रकार दी है। रक्षक मेखलाएं तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे लाइन से वृक्ष लगाए गए हैं। अब हम देखते हैं कि समोच्च रेखी रोधिकाएँ क्या होती हैं। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएँ बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं। आगे दिया गया चट्टान बांध क्या है, तो यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। अब बीज की फसल उगाना क्या है कि वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। अब इधर दाएं साइड एक फैक्ट दिया गया है कि वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत जो है 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक हो गई। अब हम देखेंगे जल क्या है। जल एक महत्वपूर्ण नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का जो तीन चौथाई यानी कि हमारा 71% भाग जो है जल से ढका हुआ है, इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं की मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है, यानी कि जो हमारा जल खारा है, थोड़ा नमकीन है और मानव उपयोग के लिए भी उपयुक्त नहीं है। अलवड़ जल केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर हैं। केवल 1% अलवड़ जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। अब यहाँ पर एक बात कही गई है कि क्या आप जानते हैं, एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ कर देता है। अब देखते हैं कि औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग 135 लीटर जल का उपयोग करता है, जो कि पीने में 3 लीटर का उपयोग करता है, खाना बनाने में 4 लीटर का और नहाने में 20 लीटर का, शौचालय में 40 लीटर जल का उपयोग करता है, वस्त्र धोने में 40 लीटर का, बर्तन धोने में 20 लीटर का, बागवानी में 23 लीटर का। इस प्रकार कुल 135 लीटर क्या करता है कि लगभग प्रतिदिन क्या करता है कि जल व्यर्थ करता है। इसलिए अलवड़ी जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण के द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसे जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन की प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवड़ी जल की आपूर्ति की कमी में
इसके मुख्य कारक क्या हैं? बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग और बढ़ता नगरीकरण तथा बेहतर होता जीवन स्तर है। अब जल उपलब्धता की समस्याएं क्या क्या हैं? विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिणी अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अल्बर्टा जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। वे देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ता है। उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण जल भी का अभाव हो सकता है। अब बात करते हैं जल संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है। तो आज के विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों का पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका जो अति उपयोग है और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिकी बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से संशोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातली प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। तो जल का उपयोग खेतों की सिंचाई करने के लिए किया जाता है। जल रिसाव को कम करने के लिए नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। संरक्षण की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। अब देखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन किस प्रकार है। आगे देखते हैं कि इसमें प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित हैं और निर्भर रहती हैं एक दूसरे पे। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारतें लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा को सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज प्रदान करते हैं, जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक उपयोगी होता है। पौधों के असंख्य उपयोग हैं, उनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव के रूप में आते हैं। उनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटक के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े अथवा छोटे सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण किस प्रकार होता है। तो वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार
वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है, वृक्षों का आकार और उसकी सघनता क्या होती है, कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगते हैं, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस लाइकेन सम्मिलित है। वनों को उनकी पत्तियां गिराने के आधार पर प्रायः सदाहरित वन और पर्णपाती वन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सदाहरित वन उन्हें कहते हैं जिन वनों के वृक्ष वर्ष के किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं। पर्णपाती वन ऐसे वन होते हैं जिनके वृक्ष वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये वन विभिन्न अक्षांशों में इनकी स्थिति के आधार पर उष्णकटिबंधीय अथवा शीतोष्णकटिबंधीय में वर्गीकृत किए गए हैं। आप पिछली कक्षा में विभिन्न प्रकारों के वन, उनके वितरण और उनसे संबंधित प्राणी जीवन के विस्तार के बारे में पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं कि कहा गया है कि पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे, इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। आगे कहा गया प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है। वन क्या है, हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर है। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में इनसे कुछ मानव निर्मित और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनधिकार शिकार किया गया है। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। ये देख सकते हैं आप, चित्र में दिखाया गया है कि ये ब्लैक बक है। ये आज के टाइम में बहुत ही विलुप्त हो गए हैं। अब बात करते हैं, कहा गया है कि राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवन अभ्यारण्य जैवमंडल निचय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। सक्रिय घाटियों, झीलों एवं और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। यदि प्रजातियों के सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या तो विलुप्त होने के कगार पर हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। बहुत से देशों ने कानून बना दिया है कि पक्षियों और पशुओं को मारना और उनका व्यापार करना गैर कानूनी है। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर के मारने पर प्रतिबंध लगाया गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, इसका फुल फॉर्म क्या है, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, इसकी स्थापना की गई है, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। तो इसका फुल फॉर्म आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। आप देख सकते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों का झुंड किस प्रकार दिखता है। और काजीरंगा जो है ये हमारा असम में है और यहाँ पे एक सींग वाले गैंडे भी पाए जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। दोस्तों, इस प्रकार हमारा दूसरा चैप्टर समाप्त हो चुका है। इसके आगे हम देखेंगे तीसरा, खनिज और शक्ति संसाधन। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।